नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में अब हम लोग एग्जीक्यूटिंग ऑफ वारंट के विषय में पढ़ लेते हैं कि एग्जीक्यूटिंग वारंट का एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें सेक्शन सबसे पहले 77 को पढ़ना आवश्यक होगा कि नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। वारंट में जो इशू होता है उसमें किस किस चीज़ों की विषय में पर्सनली लिखा होता है। ठीक है, तो सेक्शन 77 क्या कहता है? द पुलिस ऑफिसर्स और अदर पर्सन, जिसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट shall notify the substance thereof to the persons to be arrested and if so required shall show him the warrant। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स या जो भी पर्सन जो एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, जिसको वारंट लेकर के भेजा जाता है, ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन्स को अरेस्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं? सब्सटेंस के विषय में। सब्सटेंस कहने का मतलब जो जो उस पर धाराएं लगी हुई है, ठीक है, जो जो सेक्शंस लगे हुए, चार्जेस लगे हुए हैं, उस चार्जेस के विषय में उस पर्सन्स को, ठीक है, जिसके के लिए वारंट इशू हुआ है, उस पर्सन को इसके विषय में बतलाना। और यदि ज़रूरत पड़े तो यदि मान लिया जाए कि एक्यूज्ड पर्सन बोलेगा कि वारंट हम देखना चाहते हैं, तो उस वारंट को शो भी करना होता है। ठीक है, वो उसका राइट हो जाता है एक्यूज्ड पर्सन का कि वारंट वो देखेगा कि किस वजह से हमको अरेस्ट किया जा रहा है, किस सेक्शन के तहत वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, कि मैंने क्या अपराध किया। ठीक है, अब सेक्शन 78 आता है। ठीक है, तो सेक्शन 77 में बस इतना चीज़ें लिखा गया है कि एक्यूज्ड पर्सन को ये बतलाना पड़ता है कि किस सब्सटेंस के तहत किस के वजह से वारंट इशू हुआ है। ठीक है, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो वो वारंट देखने का भी अधिकारी होता है। अब सेक्शन 78 में क्या है? पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। ठीक है, बिना किसी डिले के उस पर्सन को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मस्ट प्रोड्यूस द अरेस्ट पर्सन्स बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले एंड विद इन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन फॉर द ट्रेवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट। तो जो भी पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट करते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जिसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया, तो उन दोनों में से जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो पर्सन्स को अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें लेट हो जाता है, कुछ घंटे लेट हो जाते हैं या कुछ दिन लेट हो जाता है, तो उसके विषय में रीज़न दिया जाता है। अब यदि कोई पर्सन्स को, ठीक है, बहुत दूर से या दूसरे स्टेट से पकड़ करके लाया जा रहा है, ठीक है, तो वैसे इस परिस्थितियों में ट्रेवलिंग टाइम तो लगेगा। ठीक, तो ट्रेवलिंग टाइम को इसमें 24 आवर्स में से एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, वो 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो 24 आवर के अंदर ही अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का प्रावधान है 78 में। लेकिन अगर ट्रेवलिंग टाइम में जो टाइम टेकन हो रहा है, उस टाइम को इसमें से हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, तो ये दो बातें 78 एंड 77 में कही गई। अब 79 सेक्शन आते हैं। तो 79 सेक्शन क्या कहता है? वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। यदि किसी भी जुरिडिक्शंस में कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, या मजिस्ट्रेट से बड़ा, ठीक है, सीजीएम लेवल का या फिर एडीजे एएसजे लेवल का वारंट एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो वारंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जीक्यूटेबल होगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जीक्यूट होता है। ठीक, और इसको एग्जीक्यूट करने के एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, आगे के सेक्शन में बतलाया जाता है, सेक्शन 80 में। ठीक है, 80 जो सेक्शन है उसमें बतलाया जाता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शंस। तो जो कोर्ट का जुरिडिक्शंस है उसके बाहर कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, उसके विषय में सेक्शन 80 बताता है। इफ़ ए वारंट is to be executed outside of the local jurisdictions of the court issuing it
such court may send it to the executed magistrate or deputy superintendent of police or commissioner of police within the local limit of whose jurisdiction is to be executed instead of directing it to the police officer within the jurisdiction of the issuing court। तो जो वारंट एग्जीक्यूशन के लिए इशू किया जा रहा है आउटसाइड ऑफ द लोकल जुरिडिक्शन, जो मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन नहीं बनता है, उसके बाहर यदि वारंट को इशू कर रहा है तो कोर्ट इसका जो है कोर्ट सच कोर्ट में सेंड इट टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिस जुरिडिक्शंस में एग्जीक्यूट कराना है उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है, भेजेगी, या डीएसपी को भेजेगी, या पुलिस कमिश्नर को वो नोटिस करेगी वहाँ कि इस बंदे के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स को भी उस जुरिडिक्शंस में कोर्ट इशू कर देती है। पुलिस ऑफिसर्स जो उस जुरिडिक्शंस के होते हैं उनको भी नोटिफाई किया जाता है कि इस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ वारंट इशू हो गया, ठीक। तो ये इन लोगों को, तो इसमें किसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को या कमिश्नर्स को, ठीक है, इन लोगों में से जिसको भी ज़रूरत होती है वहाँ वो नोटिफाई कर देते हैं कि इनके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से वो अपने लोकल जुरिडिक्शंस के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको नोटिफाई करती है कि ये बंदे के खिलाफ वारंट इशू हो गया है इस लोकल जुरिडिक्शंस से, अब इसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। उसी से रिलेटेड एक सेक्शन 81 भी आता है, वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर टू एग्जीक्यूटिंग आउटसाइड ऑफ द लोकल जुरिडिक्शंस, ठीक। तो इट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग ए वारंट आउटसाइड ऑफ द लोकल जुरिडिक्शन टू द इशूइंग कोर्ट, ठीक है। तो वो पुलिस ऑफिसर क्या है, जिस लोकल जुरिडिक्शंस के लिए भेजा गया है, तो उस लोकल जुरिडिक्शंस में तो पुलिस ऑफिसर्स उसको नोटिफाई करके, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके, और जहाँ से वारंट इशू किया गया था उस जगह पर फॉरवर्डेड कर देती है उस एक्यूज्ड पर्सन्स को, ठीक है। तो ये 81। अब अगला जो आता है वारंट इशू कहाँ होगा, तो रिकवरी ऑफ फाइन के लिए, व्हेन कैन ए पर्सन बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन, ठीक है। एक वारंट कब इशू हो जाता है, फाइन रिकवर करने के लिए, तो वारंट फॉर लेवी ऑफ द फाइन, ठीक है। अब इसका सेक्शन जो है 461 है, ठीक है, 461 में ये चैप्टर 34 में आता है। 34 एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्प्यूटेशंस ऑफ द सेंटेंस, ये चैप्टर में सेक्शन 64 है, जिसमें वारंट इशू किया जाता है फाइन के रिकवर करने की, क्योंकि कई बार सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं, ठीक है, तो उसमें फ़ाइन लेने की प्रावधान दी गई है, ठीक है, आईपीसी में जो नया वाला बीएनएस है उसमें भी, ठीक। तो वो यदि रिकवर नहीं किया गया है एक्यूज्ड पर्सन से, तो उसको लेने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए किस तरीके से वारंट इशू होता है, उसके के लिए सेक्शन 61 में बताया गया। तो क्या बताया गया, व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन sentenced to pay a fine but no such payment has been made, the court passing a sentence may take action for the recovery of the fine. Either or both of the following is to say it may be। तो फाइन रिकवर करने के लिए दो प्रोसेस है, ठीक है, ए नंबर एंड बी नंबर, दोनों प्रोसेस को या तो फॉलो कर सकती है या किसी एक प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। तो इन दोनों प्रोसेस में क्या है, पहला नंबर, तो ए नंबर में देखते हैं, इशूइंग ए वारंट फॉर लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑफेंडर, जो भी ऑफेंडर है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके सेल करने का वारंट इशू कर सकती है कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट इशू करती है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी जितना भी होगा उसका उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके फैमिली से रिलेटेड नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड या उसका जो भी प्रॉपर्टी पर्सनल है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको अटैच करती है और अटैच करने के बाद सेल करने का ऑर्डर देती है।
सेकंड क्या कहता है, इशू ए वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑथराइज्ड हिम टू रियलाइज द अमाउंट एज एरियर और लैंड रेवेन्यू फॉर द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोथ एज ऑफ द डिफ़ॉल्टर। यदि जो डिफ़ॉल्टर है कि उस पर्सन, उसका कलेक्टर को इशू करती है एक डायरेक्शन, वारंट इशू करती है कि वो जितना भी अमाउंट बनता है उसका जो रिकवरी कराना है फाइन के रूप में, वो उससे रिमूवल और रिमूवल प्रॉपर्टी से वो फाइन रिकवर करा करके फिर वो कलेक्टर जो है वो रिकवर कराएगी। तो एक वारंट कलेक्टर के समक्ष भी पेश कर दिया जाता है। तो ये दो प्रोसीजर में से कोई एक प्रोसीजर कोर्ट फॉलो कर सकती है या दोनों प्रोसीजर फॉलो कर सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ वारंट ही इशू किया जाता है और सेल कराने का काम कर देती है, ताकि एक्यूज्ड पर्सन जैसे ही अटैचमेंट ऑफ वारंट निकलता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो पर्सन क्या होता है, ऑलरेडी न्यायालय के समक्ष कोर्ट में पेश हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से वो फाइन रिकवर कर लेती है। तो इस तरीके से जो भी वारंट से रिलेटेड सेक्शंस था हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस किस सेक्शंस में वारंट इशू हो सकता है और वारंट इशू होने में एक्यूज्ड को किस तरीके से बिफोर द कोर्ट अपीयर किया जाता है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी यदि कोई पर्सन कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो पा रहा है या वारंट इशू होने के बाद भी वो पकड़ में नहीं आता है और कोर्ट के समक्ष नहीं आता है, तब वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो एक अनदर प्रोसीडिंग आती है प्रोक्लेमेशन की। ठीक है, और ये प्रोक्लेमेशन का प्रोसीडिंग जो है वो किस तरीके से होगा और किस सेक्शन के तहत होगा, किस चैप्टर में होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन क्या होता है और किस तरीके से इसकी प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।